हम सब के लिए शैतानी रूह साबित होगा। वो मेरी गिरफ्त में तो नहीं आया, अलबत्ता मेरे गिरते गिरते दोनों हाथ उसकी टांगों से टकरा के वो उसे जरा लड़खड़ा कर दरवाजे की चौखट के संगे मरमर फर्श पर फिसल कर गिरा, मगर हैरत अंगेज तौर पर अपने हवासों पर काबू रखते हुए वो फिर उठकर अंदर भागा और चौखट पार कर गया। मगर मैं मुसलसल ताक़ुब में था। मेरे पास अगर पिस्टल वगैरह होता तो मैं फौरन ही उसे निशाना बनाने में जरा आर महसूस न करता, ताहम मैंने अपनी उकाबिल नजरों से उसे ओझल नहीं होने दिया था। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और 2 गन मैन नमूदार हुए। वो उनसे चीख चीख कर कुछ कहता हुआ एकदम उनके पीछे जा छुपा और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं खुद को उनकी मुतवक्का फायरिंग से बचाने की कोशिश करता, क्योंकि वो उसी ही के साथ ही थे। मैंने अपने दौड़ने की रफ्तार कम किए बगैर एक झटके के साथ खुद को चिकने और स्लिपरी फर्श पर गिरा। जब तक वो अपनी गन्स मुझ पर चुकाते उन दोनों के पैरों से टकरा गया। दोनों ही बैक वक्त उछल कर गिरे और उनके अक्म में बुज़दिलों की तरह छुपा हुआ बलराज सिंह यूं अचानक मुझे मौत की तरह अपने सर पर पाकर बुरी तरह बौखला गया। मगर अचानक ही उसके अंदर गैज़ आलूद जोश ने सर उबारा और वैश्याना उराट के साथ वो मुझ पर झपटा। उसने झुककर मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश चाही थी। मैं फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने मौका ताक कर उसके झुके हुए चेहरे पर अपने सर की जोरदार टक्कर रसीद कर डाली, जो उसकी नाक पर लगी। जरबकारी साबित हुई और वो चीख कर पीछे की तरफ लड़खड़ा और चिकराने के अंदाज में गिर पड़ा। इधर वो दोनों गन बरदार संभाला लेने और गन सीधी करके मुझे निशाना बनाने के लिए पर तोलने में मसरूफ थे, जबकि मैं उनकी तरफ से एक लम्हा के लिए भी काफिल नहीं हुआ था। एक को तो मैंने अपने कंधे की टक्कर रसीद कर दी, दूसरे की गन पर हाथ मारा। उसने टैगर तपा दिया। ब्रस्ट फायर हुआ और कॉरिडोर के चिकने फर्श पर पड़ने वाली गोलियां इधर उधर होने लगी, क्योंकि मैंने उसकी गन की नाल का रुख ऐन वक्त पर नीचे कर दिया था, वरना उसका फायर किया हुआ ब्रस्ट मुझे चाट चाहता। ताहम उस तरह गोलियां उछड़ना भी कम खतरनाक बात न थी। मैंने झटके से उसके हाथ से गन ले ली और लट की तरह घुमाकर उसकी कनपट्टी पर उसका ठोस कुंदा रसीद कर दिया। पटाखे की आवाज छूटी। वो कटे हुए शैतीर की तरह गिरा और बेहिस्सो हरकत हो गया। दूसरा भागा तो मैंने उस पर भी ब्रस्ट फायर किया। जद में आकर वो होलनाक चीख खारिज करता हुआ कॉरिडोर की दीवार से झटक रहा है। बलराज पटी पटी वैश्य सदा आंखों से मेरी होलनाकियां देख रहा था। खबरदार बलराज सिंह, हरकत मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा, मैंने जारहाना लहजे में कहा। दूसरे हिलमे को चीखा, फायर फायर, मत छोड़ना इसे। उसकी वैश्य सदा नजरों को अपने अकम में देखता पाकर मैं तेजी से घूमा, मगर वहां कोई न था। मैं उस रसील के एक रवायती झांसे में आ गया था। पुरतेश अंदाज में ऊंट भींच कर मैं बगोले की तरह उसकी तरफ पलटा तो वो मुझ पर छलांग लगा चुका था। उसका वजूद मुझसे टकराया और हम दोनों ही नीचे गिरे। गिरते ही उसने मेरे पेट पर अपनी टांग का घुटना रसीद कर दिया। चोट अचानक और जोरदार थी। मेरे हल्क से कर्मनाक सी कराह बुलंद हुई और मेरे गन वाले हाथ पर झपटा मारकर उसने गन को अपने कब्जे में कर लिया, मगर उसे संभलने का मौका दिए बगैर मैंने फर्श पर पुश्त के बल पड़े पड़े अपने मसरूफ वजूद को फिरकी की तरह घुमाया और मेरी हवा में 2 पंख की तरह गर्दिश करती हुई टांगों की बैक वक्त जरबात बलराज सिंह के चेहरे पर पड़ी और उसके हल्क से कर्मनाक चीखें खारिज हो गई। उसका दिमाग बुरी तरह झंझना गया था। गन उसके हाथ से छूट गई। वक्त जाया किए बगैर मैं बासुरा हरकत में और अखड़ों बैठे बैठे अपने सीधे बाजू का आर्म लाक उसकी गर्दन के गिर्द कस दिया। फिर उसके कान में सनसनाती हुई सरगोशी की, तुम्हारा खेल खत्म हुआ बलराज सिंह कुत्ते। बस एक आखिरी बार सुशीला की बहन ओशा की मासूम फैमिली का तसव्वुर कर ले कि किस तरह तूने अडवाणी के कहने पर उन्हें आग में झोंका था। मुझे माफ कर दो शैसी, वो भीची भीची आवाज में बोला। मैंने अपनी साथी सुशीला से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, जिसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। गो टू हेल नाउ। बहुत जल्द अडवाणी भी वहीं पहुंचने वाला है। न जाने मैंने अपने कौन से बिपरे हुए जज्बे की तस्कीन में उससे ये मुख्तसर मुकालमा बाजी की थी और उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन को झटका दिया। वो यक बयक बेहिस्सो हरकत हो गया। उसकी गर्दन का मनका टूट चुका था। उसे जहन्नुम वासिल करते ही मैं गन उठा के उठ खड़ा हुआ। फायरिंग की आवाजें वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। उसी वक्त मैंने केवल दादा को दौड़ते हुए आते देखा। उसके हमरा बाहर थी। मैं उठकर एक तरफ को भागा। वो मेरे पीछे दौड़ते रहे। अडवाणी जाने न पाए। मैं चिल्लाया। अक्का मैं दौड़ते हुए केवल दादा और बाहरी को मेरे अज़्म का एहसास हुआ और फिर वो रुके नहीं। अडवाणी के कमरे के करीब पहुंचते ही मैंने दरवाजे पर एक जोरदार लात रसीद की और वो खुलता चला गया। मैं तूफानी बगोले की तरह अंदर दाखिल हो गया। ऐसे में मेरी नस नस में लहू मिसले पारा की तरह गर्दिश कर रहा था। मेरी मुतलाशी नजरें खाली कमरे में तेजी से गर्दिश कर रही थी। यही वो वक्त था जब मेरी गर्दिशी नजरों ने सामने उस की मखसूस नशिस्त वाले राइट वाल की एक कला को ससराती आवाज में बंद होते देखा। फरार है। मेरे ठिठके हुए ज़हन में आनन फानन उपरा और मैं तेजी से पलटा तो केवल दादा और बाहरी को देखा। मेरे पीछे आओ, वो भाग रहा है।
मैं कमरे से निकल कर कॉरिडोर में आया तो कुछ सोच कर रुका और फिर बाहर से हाँफती हुई आवाज में कहा, भरे तुम इसी वक्त आबादी की तरफ दौड़ जाओ और सारे कैदियों को रहा करके दीगर लोगों को बता दो कि वह सब आजाद हैं और यहाँ आ जाए। उसको हुक्म देते ही मैंने केवल दादा को अपने पीछे आने का इशारा किया और अंधाधुंध दौड़ता हुआ मरकजी दरवाजे के बजाय उस समत लपका जहां से एक रास्ता डार्क कैसल के अक्कम में जाता था। डार्क कैसल की उस इमारत में वक्त गुजारने के बावजूद मुझे उस मरदूद एडवानी की उस खुफिया राज का पता न चल सका था। बस एक मोहतात अंदाजे से मैंने उसी तरफ का रुख किया जहां से उसके बरामद होने का शुबा था, मगर वहां पहुंचकर भी मुझे कुछ हासिल न हुआ। उधर अव्वल खैर और शकीला डार्क कैसल में मौजूद गिनती के चंद मुसल्लह दुश्मनों से नापुरता आसमा थे। मुझे उनकी फिक्र न थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अव्वल खैर और शकीला जैसे तरवीज याफ्ता लड़ाकों से लड़ना डार्क कैसल के उन तीसरे दर्जे के जरखरीद बदमाशों के बस की बात न थी। मुझे सिर्फ अपने असल शिकार एडवानी की फिक्र हो रही थी और उस हीरे की जो मैंने उस मरदूद के कब्जे से बरामद करना था। मैं चंद होंठ और दांत बींचे उस अक्कब का मंजर पेश करने वाले बुर्ज पर आकर नीचे नशीब में देखता रहा। वो एक मुख्तसर सा हेलीपैड बना हुआ था, वहां 2 पंख वाला एक चापर मौजूद था। एक ख्याल के तहत मैंने गेबल दाता से कहा, गेबल ये चापर देख रहे हो, तुम फौरन इसके अंदर कहीं छुप कर बैठ जाओ। मुमकिन है एडवानी उस तक रसाई हासिल करने के बाद फरार होने की कोशिश करे, जब तक मैं उसके कमराए कास की तलाशी लेकर आता हूँ। मेरी बात पर गेबल दाता ने बिला तरद्दुद हरकत की और चापर की तरफ बढ़ गया। मैं पलटा और दोबारा दौड़ता हुआ एडवानी के कमरे में आया, जिसका दरवाजा हनूज खुला हुआ था। उसी वक्त मुझसे अव्वल खैर और शकीला भी आन टकराए। उन्हें देखकर मैं एक लम्हे के लिए हैरान सा हुआ और फिर अगले हिले में जोश से मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने एमुनेशन रूम से खासी तादाद में असलहा कब्जे में करके जेवरात की तरह अपने जिस्मों पर सजा लिया था। बाकी दुश्मन कहाँ गए? उनमें वो वैशी जंगली कुली मंजारो भी थे। मैंने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा तो अव्वल खैर ने बताया, बेशतर मारे गए हैं और कुछ भाग गए, बाकियों ने हथियार डाल दिए हैं। उनमें चांगली भी थे जिनकी तुम बात कर रहे हो, लेकिन शहजीद सिर्फ इतने दुश्मन नहीं है, यहाँ आबादी की तरफ और इनके दूसरे ठिकानों की तरफ भी हमें हल्ला बोलना होगा। शकीला ने कहा, उसके लिए मैं बारे को आबादी की तरफ पहले ही रवाना कर चुका हूँ और साथ ही तौर को भी पैगाम पहुंचा दिया है कि वो जल्द से जल्द शंगराल और नतालिया को लेकर अपने जंगजू साथियों समेत यहाँ पहुंचाए। बेफिक्र रहो, उनके बेहतर साथी उनसे बददिल भी है। सच्चानंद मारा गया और रतन लाल अपने दीगर चंद साथियों समेत हमारी गिरफ्त में है। मैंने कहा, हमें अपने असल शिकार जनरल एडवानी को ढूंढना है। वो अभी तक डार्क कैसल ही में कहीं छुपा हुआ है। वो सब मेरे हुक्म पर एडवानी की तलाश में इधर उधर फैल गए। हेलीकॉप्टर का चक्कर लगाकर केवल दादा भी वापस पहुंच गया था। जैसे मुझे नहीं लगता कि इस शिकस्त के बाद एडवानी डार्क कैसल की किसी खुफिया गोशे में छुपा रह सकता है। क्या मतलब? वो जानता है कि डार्क कैसल की इमारत उसकी कब्र बन सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुफिया रास्ते से कहीं दूर जाकर उभरे और जजीरे से फरार होने की कोशिश करे। केवल दादा की उस बात पर अचानक ही मेरे जहन में सुरंग का लफ्ज उपरा और मैं फरते जोश से बोला, तुम्हारा ख्याल 100% दुरुस्त लगता है दादा। मुमकिन है कि वह सुरंग नुमा किसी खुफिया रास्ते से राय फरार हासिल करने की कोशिश में हो, मगर मसला ये है कि वो खुफिया सुरंग या ऐसा कोई मुतवक्का रास्ता तलाश कैसे किया जाए। उसके लिए हमें करीब तरीन साहिल पर कड़ी निगाह रखना होगी। इस काम के लिए जावा कबीले के लोगों को हर तरफ फैला दो कि उनका असल गासिब दुश्मन फरार होने की कोशिश में अपनी खुफिया कमीन गांव में छुपा बैठा है। मुझे केवल दादा की यह तजवीज़ कारआमद महसूस हुई। यह काम मैंने शकीला और अव्वल खैर के जिम्मा लगा दिया, जो चंद जावी अफराद के हमरा आबादी की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद मैंने और केवल दादा ने एक बार फिर डार्क कैसल के अंदर और बाहर का एक एक गोशा ठोंक बजा कर देख लिया, मगर उसकी कोई भनक या निशान न मिला। चंगराल और उसके जंगजू साथियों को लाने के लिए पहले से मौजूद जीपों और गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। वो भी पहुंच चुके थे। कुली मंजारीन कबीले का कोई मुस्तकिल ठिकाना न था, ना ही वो इतनी ताकत में थे। तहम जनरल एडवानी वगैरह से उनका इत्तेहाद होने के बायस वो ताकतवर कहलाते थे। उनमें से भी कई मुकाबला करते हुए मारे गए और बाकी मांदा फरार हो गए थे। बाजी पलट चुकी थी। तख्त और तख्ते की उस खतरनाक खेल में तख्त हमारे हिस्से में आया था और तख्ता दुश्मनों का नसीब। वो अब तख्ता दार पर चढ़ चुके थे। अभी एडवानी की तरफ से परेशानी का शिकार था कि इतला मिली कि जजीरे के शुमाल मगरिब में कोई पुरस्कार से नकलो हरकत देखी गई है। मैं और केवल दादा जीप में वहां पहुंचे और अभी उस मकाम से चंद 100 गज फासले पर ही थे कि चौंक पड़े। वहां शोर और साथ ही गोलियां चलने की आवाजें उठी। केवल दादा ने जीप वहीं रोक दी और हम दोनों अपनी गन संभाले नीचे उतरे। ये साहिल समंदर के करीब का इलाका था। उसके करीब चुकी चुकी चट्टानों का मुख्तसर सा सिलसिला भी नजर आता था। तो हमारे कुछ साथी मौजूद थे, मगर अब गोलियों की आवाजों के साथ ही वो खौफजदा हो कि इधर उधर बिखर गए थे। ये हमारे असलहा बदस्त या जंगजू साथी नहीं थे, बल्कि जावी कबीले ही के लोग थे। उनके पास रवायती हथियार थे, चंद एक के पास आती हथियार भी थे और वही नामालूम सम से होने वाली फायरिंग का निशाना बने थे। अभी तक मुझे अंदाजा नहीं हो पाया था कि यहाँ हो क्या रहा था। तब मोहतात रवि से उस मकाम के कदरे करीब पहुंचे तो मैं बुरी तरह ठटक गया। दो गले मिलती चट्टानों के बीच से मैंने खाड़ी नुमा नाला सा बहता देखा।
ये खासा चौड़ा था और बहता हुआ समंदर की तरफ जाता था। पल के पल मेरे सोचते जहन में बिजली किसी तेजी के साथ एक ख्याल उपरा और मैं बितका। मेरे पीछे आवता था। ये कहते हुए मैं अपनी गन संभाली उस चट्टानी नाले की तरफ भागा। कॉलेज ऐसी तो तरफ से गोलियां चली थी। मुझे अपने पीछे भागते हुए आते केवल दादा की आवाज सुनाई थी, मगर मैंने उसका कोई जवाब न दिया। मेरे ज़हन को अचानक ही जो भनक पड़ी थी वो बुरी तरह सर पर सवार थी। मैं अंधाधुंध उस चट्टान से फूटने वाले नाले की तरफ को दौड़ पड़ा था और अभी मैं उससे महज चंद ही कदमों के फासले पर था कि दफातन मेरी ठिठकी हुई समातों में एक घरघराती हुई आवाज उभरी और मैंने अपनी गन सीधी कर ली। अचानक ही तेज रफ्तार मोटर बोट का देखा। उसका रुख समंदर की तरफ था। उसमें मुझे एक ही फर्द सवार दिखाई दिया। गोलियां बरसाओ इस पर। मैं हल्के बल चीखा और अपने दोनों पैर साहिल की रेत पर कील करते हुए मैंने मोटर बोट पर फायरिंग शुरू कर दी। केवल दादा ने भी फौरन मेरी तकलीद की। मोटर बोट अभी समंदर से चंद ही गज दूर थी कि उसमें आग भड़क उठी। मैं दीवाना वार उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बोट उलटकर साहिली रेत पर आन पड़ी थी। मैंने एक शख्स को कूदते हुए देखा। यह अडवाणी था। उसके हाथ में स्याह रंग का ब्रीफ केस था और दूसरे हाथ में टॉमी गन टाइप का हथियार था। उसने नारंगी रंग की लाइफ जैकेट पहन रखी थी। उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया और मैं उसकी तरफ लपका। उसी वक्त बोट में धमाका हुआ और वह सुलगती हुई शोलों के लपेट में आ गई। अडवाणी रुक जाओ वरना गोलियों से भून दूंगा। उसे समंदर की तरफ भागते हुए देखकर मैं चिल्लाया और साथ ही उसके पैरों पर ब्रस्ट चिल्ला दिया। वह रुक गया और चिल्लाकर ब्रीफ केस वाला हाथ बुलंद करते हुए हज़ियानी आवाज में बोला, शाहजी मेरे करीब मत आना वरना यह ब्रीफ केस समंदर में फेंक दूंगा और तुम्हारा मुल्क हमेशा के लिए अपनी नादर अमानत से महरूम हो जाएगा। ये कहते ही उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टॉमी गन से मुझ पर जवाबी ब्रस्ट फायर कर दिया, मगर उससे पहले ही मैं खुद को रेत पर गिरा चुका था। तुम ठीक तो हो ना शाहजी? केवल दादा की आवाज उभरी और मैंने जवाब में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मोहतात रहो। लेकिन शाहजी तुम उस कबीज के निशाने पर हो। केवल दादा को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त मेरी बेचैनी और जोश इंतहा को छू रहा था। अडवाणी का इशारा मैं समझ चुका था। ताम उसे मशगूल रखने और पल के पल कोई राज सोचने की गर्ज से मैंने चिल्ला के कहा, अडवाणी तुम अब कहीं नहीं जा सकते। बेहतर यही है कि खुद को इस ब्रीफकेस समेत मेरे हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं शाहजी, वो पागलों की तरह चिल्लाया। तुमने मुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी लाश को ही तुम अब पा सकोगे। मैं खुद को समंदर के हवाले कर रहा हूँ तुम्हारे हीरे समेत। लेकिन इतना बता दूं, ये हीरा तुम्हें अगर मिल भी गया तो तुम फिर भी इसे हासिल नहीं कर सकोगे। जिस पाकिस्तानी प्रोफेसर करीम बख्श ने यह हीरा दरियाफ्त किया था और उसका नाम तिलिस्म नूर हीरा ऐसे ही नहीं रखा था, वही इसकी तिलिस्मी वजह है जिसे जाने बगैर तुम्हारे पास होते हुए भी यह हीरा तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हारी इस कामयाबी को दागदार बना के जा रहा हूं मैं। शिकस्त ने शायद उसका दिमागी तवाजुन बिगाड़ कर रख दिया था, मगर उस मरदूर की बात ने मुझे वाकई परेशान सा कर दिया था। आखिर क्या मतलब था उस शैतान की बात का कि अगर यह हीरा मैं समंदर की तह से बरामद भी कर लूं तो भी ये मेरा नहीं रहेगा? आखिर ऐसी पुरस्कार वजह क्या थी उस हीरे में जो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास न होगा? मैंने उसकी बात को गलत ख्याल करते हुए ज़हन से झटक दिया और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करना शुरू कर दिया। दोनों सूरतों में मेरे सामने एक मुश्किल घड़ी आन खड़ी हुई थी और मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे जाने दूं या गोली मार दूं। दोनों ही सूरतों में तिलिस्म नूर हीरे वाला ब्रीफकेस समंदर बुर्द होने का अंदेशा था। उसने एक बार फिर ब्रस्ट चलाने की कोशिश आई, मगर वो न चला सका। चाहे जो पहले से ही मेरे साथियों से मुकाबले में अपना रास्ता साफ करने के लिए उन पर काफी सारी गोलियां बरसा चुका था। मैं अपनी जगह से उठा। मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। वो सीने तक समंदर में जा चुका था। काली गन उसने चिल्ला कर फेंक दी थी। मैंने दीवाना वार दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से केवल दादा भी चीखता हुआ मुझे मोहतात रहने की तलकीन करता तोड़ पड़ा था। एडवाणी ब्रीफकेस समेत समंदर में कूद चुका था और खुद को लहरों के सुपुर्द कर दिया था। मैं भी समंदर में उतर गया। उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। मुझे डूबने का खतरा था, मगर मुझ पर यह धुन सवार थी कि उस जमानत को बचाना है। केवल दादा कब से चिल्लाता हुआ और मुझे रोकता ही रह गया। मैं दराना वार ठाठे मारते समंदर में कूद पड़ा। लहरों की शोर में आवाजें दबने लगी थी। लाइफ जैकेट न होने के बायस मुझे तैरने में मुश्किल पेश आ रही थी। मुझे साहिल पर धकेल रही थी, जबकि अडवाणी लाइफ जैकेट के बायस से मुकाबलतन तैरता हुआ खुले समंदर की तरफ निकलता जा रहा था। तभी ये ख्याल बसुरात मेरे जहन में उभरा, कम अज कम उस मरदूद जर्नैल को हीरे समेत तो मैं हरगिज़ जाने नहीं दे सकता था। मुझे अंदाजा था कि ये उसकी दीवानगी थी। उसला मतला ही समंदर में तैर कर ये कब तक जिंदा रह सकता था? मुमकिन था कि उसके अंदर फितरी तौर पर एक आखिरी उम्मीद चमकी हो कि शायद वो मौजों के सहारे किसी करीबी साहिल पर पहुंचा। मैंने मिलाकर अपनी गन सीधी की और उस पर गोलियां बरसा दी। उसके हल्क से उभरने वाली चीख बड़ी लर्जाखेज थी। वो खून से तर हो गया। ब्रीफकेस गायब हो चुका था। मैं तैरता हुआ वापस पलटा और साहिल पर आते ही मैंने वहां अपने इर्द गिर्द जमा हो जाने वाले चावी कबायलियों से कहा, मैंने तुम्हारे एक बड़े और आखिरी दुश्मन को खत्म कर दिया, मगर उसने मेरे मुल्क की एक अहम अमानत समंदर में डुबो दी है। तुम में से कोई गोताखोर तो होगा जो इस स्याह ब्रीफकेस को ढूंढ लाए। मेरे ये कहने की देर थी, 4-5 नंग धड़ंग जावियों ने उसी वक्त समंदर में छलांग लगा दी।
और मैं तसल्लिया में सांस खारिज करके निठाल सा रेत पर बैठ गया। उसी वक्त गेवल दादा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो भी मेरे करीब बैठ गया था। जैसे तुम वाकई बहुत अजीम हो, ख्वाह तुम दोस्त हो या एक आम इंसान, हर रूप में तुम अजीम हो। शायद इसीलिए भी कातिबे तकदीर तुम्हारी हिम्मत और पुरखुलूस जज्बे पर तमाम राहें आसान करता है। उसकी बात पर मैं फकत खफीफ से मुस्कुराहट से अपना सर चटका रह गया। मैं अब यही दुआएं मांग रहा था कि खुदा करे कि वो हीरे वाला ब्रीफकेस मिल जाए। उस वक्त मेरे अंदर की परेशान गुन बेचैनी फजूल तर हो रही थी। काफी देर गुजर की। मेरी उम्मीद भरी बेकरार नजरें सामने बेकरार फैले समंदर पर जमी हुई थी। गोताखोर ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते थे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए सतह समंदर पर उभरते और फिर गायब हो जाते। ये सिलसिला काफी देर जारी रहा और मेरा रुआ रुआ उस वक्त तशवीशनाक बेचैनी तले भड़क रहा था। मेरा तो कोई बात करने को भी जी नहीं चाह रहा था, जबकि केवल दादा न जाने क्या क्या कुछ मेरी तारीफों में कहे जा रहा था। काफी देर हम उम्मीद और नाउमीदी के भंवर में टूटते उभरते रहे। फिर वो जावी गोताखोर नाकाम उभरे। मैं उन्हें खाली हाथ देकर लरस गया और उनकी तरफ लपका। क्या हुआ, नहीं मिला तुम्हें वो ब्रीफकेस? उन्होंने अपने सर झुकाकर नफी में सर हिला दिया तो मैं फरते गम से चीख पड़ा। तुम लोग कैसे गोताखोर हो, एक ब्रीफकेस नहीं ढूंढ सके? मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर क्या कुछ नहीं किया, और तुम मेरे वतन की एक अमानत तक को तलाश नहीं कर सके। मुझ पर गम और शिकस्त खोर्दगी ने बहुत मनफी असर डाला था। केवल दादा मुझे संभाला देने लगा तो मैंने उस बेचारे का भी हाथ झटक दिया और दीवानावार समंदर की तरफ लपका। मैं खुद उस हीरे को तलाश करूंगा। रुक जा शाजी मेरे यार, क्या हो गया तुझे? केवल दादा मुझसे लिपट गया। बाकी लोग सर झुकाए खड़े थे। छोड़ दे मुझे केवल दादा, मैं खुद। मैंने इतना ही कहा था कि अचानक एक चीख की आवाज उभरी। किसी ने हमें उससे आखिरी गोताखोर की तरफ मुतवज्जा किया था, जो समंदर से ऊपर कर साहिल की तरफ तैरता हुआ आ रहा था और उसके हाथ में स्याह रंग के ब्रीफकेस की झलक नजर आ रही थी। मेरे अंदर की मायूसी और गम चिकित्स तो खोर्दगी पल के पल बेपाया मुसर्रत में बदल गई, मगर दूसरे ही लम्हे में धक से रह गया। जब वो आखिरी जावी गोताखोर साहिल पर निढाल सा होकर गिरा तो उसके हाथ से ब्रीफकेस बीच छूटकर रेत पर गिर पड़ा था, मगर उस तरह कि वो खुला पड़ा था और मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे ओसान खता होने लगे। उम्मीद के उस आखिरी टिमटिमाते चिराग में जैसे रोशनी ही न रही, मगर फिर न जाने कैसी दीवानगी मुझ पर सवार थी कि मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागा और ब्रीफकेस उठाकर उसे यूं चाड़ने लगा जैसे उसके अंदर तिलिस्म नूर हीरा नहीं बल्कि कोई सुई रखी हो। ब्रीफकेस को बिल्कुल खाली पाकर मैंने उसे गुस्से से एक तरफ उछाल दिया और घुटनों के बल साहिली रेत पर गिर गया। मुझे सामने बेकरार फैले हुए समंदर से जनरल एडवानी के फातियाना कहके सुनाई दे रहे थे। वो किसी बदरू की तरह चीख कर कहता सुनाई दिया, शहजी मैंने तुम्हारी इस अधूरी कामयाबी को दागदार बनाकर ही छोड़ा। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो तुम बेखाली हाथ ही रहे। उसे स्नान में अव्वल खैर और शकीला फिर उसके थोड़ी देर बाद बहरे भी वहां कुछ साथियों के साथ आन पहुंचे। मुझे यूं हालत दीवानगी में देखकर उन्हें दुख आमेज हैरतों ने घेर लिया। केवल दादा मगमूम से लहजे में धीरे धीरे उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। और खैर कक्के दिल छोटा क्यों करता है यार? अचानक ही अव्वल खैर की मखसूस आवाज मेरे कानों से टकराई। साथ ही वो मेरे करीब भी आ गया और अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर सैलान लगा। हम सब तेरे साथ हैं, अभी मिलकर इस हीरे को तलाश कर लेंगे। कैसे तलाश करेंगे यार? मैंने दर्द भरे लहजे में कहा। इस ब्रीफकेस को उस बदबख्त अडवाणी ने अपनी जिंदगी के ऐन आखिरी लम्हात में खोलकर समंदर बुर्द किया था। काश मैं उस पर फायर न करता, मगर वो हीरे समेत फरार होने में कामयाब हो जाता तो मेरी सारी मेहनत अकारत चली जाती। मैं और क्या करता यार अव्वल खैर? मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, तूने जो किया बिल्कुल सही और मौजूदा हालात के मुताबिक किया है। वो मुझे तसल्ली दे रहा था, मगर यार अब उस हीरे को समंदर में तलाश करना भूसे में सुई ढूंढने का मुतरादिफ होगा। मैंने शदीद मायूसी के आलम में कहा, खैर है काके। वो तशफी अमेज अंदाज में मेरा कंधा थपथपा कर बोला। उसके साथ शकीला ने कहा कि इमारत की अगर तलाशी ली जाए तो ऐसा मुमकिन ना हो कि यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर समेत गोताखोरी का लिबास मौजूद ना हो। अगर वो हमें नहीं भी मिलते तो हमारे लिए सारा सामान हार करने में क्या मुश्किल है? अब हमें भला किस बात का खतरा है? या हम कौन से कैदी हैं? हम मुकम्मल फतह हासिल कर चुके हैं, खुद ही हीरे की तलाश कर लेंगे। शकीला ठीक कह रही है शहजादे, केवल दादा ने उसकी तायद की, मगर मेरा दिल नाकामी के एहसास तले दबा जा रहा था। वो हीरा गहरे पानी में जा चुका था। अगर शकीला की बात पर जरा देर के लिए साथ कर भी लिया जाता तो हम कौन सा इतने माहिर गोताखोर थे। मेरा चेहरा व दस्तूर उतरा हुआ पाकर उस बार बहरे ने बड़े पते की बात कही, जिससे पहली बार मेरे बुझे हुए दिल में एक मुहूम सी आस ने सर उभारा। वो बोली, शाजी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हीरा जहां गिरा है वो साहिल और समंदर का किनारा है। रही बात माहिर गोताखोरों की, तो इस मसले का हल भी यही है जो शकीला ने बताया, यानी अगर हम गोताखोरी का मखसूस सामान ले लें तो माहिर गोताखोरों की हमारे पास कमी नहीं। वो आराम से समंदर और साहिल के इस हिस्से में जाकर उससे टुकड़े को खंगाल डालेंगे, लेकिन शर्त यही है कि जो कुछ किया जाए जल्दी कर लिया जाए।
इसमें ताखीर हीरे को गहरे पानी में लुढ़का देने का बायस बनेगी। उसकी बात माकूल थी और फिर सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाया गया। हम सब इमारत में घुस गए और उसके चप्पे चप्पे को खंगाल डाला। बारी का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था। हमें कम अज कम गोताखोरी का सामान मिल गया था। हम में से तो किसी को भी गोताखोरी का कोई खास तजुर्बा न था।